नमस्कार, मैं सुनीता गुदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में आधुनिक काल जो टॉपिक है उसमें भारतेंदु युग को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आधुनिक काल जो हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा काल है। उससे पहले जो 3 काल और हैं हिंदी साहित्य के, उनके बारे में संक्षेप से जानते हैं। उसके बाद हम आधुनिक काल पर आएंगे ताकि पीछे का पूरा हमारे समझ में आ जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम काल है आदिकाल। इसमें वीर गाथात्मक रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं। आदि काल का नाम भी स्पष्ट है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, यानी जब से हिंदी में रचना प्रारंभ हुई तो उस काल को कहते हैं आदिकाल। इसमें वीरों से संबंधित यानी वीरों का गुणगान जिस रचना में किया गया है उसको वीर गाथात्मक रचना कहते हैं। तो इस काल में ज़्यादातर वीर गाथात्मक रचनाएं हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, बिसलदेव रासो, हमीर रासो आदि। अब दूसरा काल आता है भक्ति काल। इसमें भक्ति संबंधी रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं, जैसे कबीर से संबंधित रचनाएं हैं, निर्गुण से संबंधित रचनाएं हैं, सगुण से संबंधित जैसे रामचरितमानस है, सूरदास की सूरसागर है, इत्यादि रचनाएं हैं वो इस काल में लिखी गई हैं। तीसरा आता है रीतिकाल। रीतिकाल का अर्थ है रीति, यानी जो चली आ रही परंपरा है, चली आ रही जो परिपाटी है उस पर रचना लिखना। इस काल में क्या है, जो कवि थे वो अपने राजा के आश्रय में रहते थे, तो या तो उन्होंने राजा की बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर प्रशंसा की है, या फिर उन्होंने छंद, अलंकार, रस, इन पर रचनाएं हैं वो ज़्यादा लिखी हैं। इस काल में विषय की विविधता नहीं थी। इस काल के कवियों ने आशयदाता की प्रशंसा, श्रृंगारिक रचनाएं और रस, छंद, अलंकार, इन पर ही अधिक रचनाएं हैं वो लिखी थी, और तरफ उनका कोई ध्यान नहीं गया। अब आया फिर आधुनिक काल। जब आधुनिक काल की शुरुआत उस समय होती है जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित था और देश जो है वो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जकड़ा हुआ था, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। तो इस काल में इस काल के जो कवि हैं उन्होंने पुनर्जागरण का संदेश दिया और जन चेतना जागृत की। अब है कि आधुनिक काल की शुरुआत है वो सन 1843 ईस्वी से मानी जाती है। इसमें भी जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले जो आचार्य थे उन्होंने अलग अलग बताई है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आधुनिक काल। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था, किंतु इसके सीमांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यानी आधुनिक काल की सीमा क्या है, कब से ये प्रारंभ हुआ, इसके लिए विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म हुआ था 1850 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में, के रचना काल को दृष्टि में रख करके स्वंत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। यानी अब ये प्रश्न भी बन सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को किसकी संज्ञा दी है, तो नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। और ये समय क्या है, विक्रम संवत 1925 से 1950 ईस्वी सन निकालेंगे तो 57 इसमें घटा देंगे। इस काल को हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है। यानी इस काल में ये जो समय है इसमें हरिश्चंद्र और उनके जो सहयोगी मित्र लेखक थे उन्होंने इस समय रचनाएं हैं वो खूब सारी लिखी, और जैसा कि हरिश्चंद्र रचना लिखते थे वैसी ही रचना उन्हीं के अनुसार वो भी लिखते थे।
किंतु उनके द्वारा निर्धारित कालावधि से कुछ अन्य लेखकों का विमत्य है, यानी कुछ अन्य जो लेखक हैं वो इस काल का निर्धारण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है इससे संतुष्ट नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 ईस्वी से मानना उचित है। यानी भारतेंदु ने एक मासिक पत्रिका निकाली थी। ध्यान रखना है, एक तो मासिक पत्रिका है और उसका नाम है कवि वचन सुधा, जिसका प्रकाशन हुआ 1868 में। इसी तरह का अनुकरण करते हुए सरस्वती के प्रकाशन वर्ष यानी सरस्वती पत्रिका उसका प्रकाशन हुआ 1900 ईस्वी में को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जाता है। यानी 1800 इनका मानना है विद्वानों का कि 1868 से भारतेंदु युग है वो शुरू हुआ और 1900 में भारतेंदु युग है वो समाप्त हुआ। अब भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्रमाणित थी, यानी इस काल में पुनर्जागरण हुआ। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल सक्रियता थी अपितु इन सब में गहन अंतः संबंध विद्यमान था। यानी उस समय सामाजिक जो समस्याएं थी वो जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि जो समस्याएं थी, इसके अलावा सांस्कृतिक जो थी कि अंग्रेज यहाँ पर आने लगे, उससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बढ़ा, तो पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति है वो यहाँ अपनाई जाने लगी। और राजनीतिक क्षेत्र में तो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो राजनीति तो पूरी विपरीत थी। तो देश में क्या है, राष्ट्रीय भावना जगाने का कार्य जो है इन लेखकों ने, इन कवियों ने किया। अब आगे है कि भारतेंदु कवि कृतित्व पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। यानी इनका सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो क्षेत्र था, इनका प्रभाव भारतेंदु युग के जो कवि थे उन पर पड़ा और उन्होंने, कवियों ने अपना कर्तव्य समझा। उस समय की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी उन पर रचना करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। इसकी परिणति विषय चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। यानी इससे हुआ क्या कि जहाँ पर पहले रीतिकाल, भक्ति काल में भक्ति से संबंधित रचनाएं या फिर राजा महाराजा की स्तुति करने के अलावा और किसी विषय पर रचनाएं नहीं लिखी जाती थी, लेकिन आधुनिक काल में आते आते सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी विषयों पर रचनाएं लिखने लगी। तो विषय में विविधता आई, यानी बहुत सारे विषयों पर रचनाएं लिखी जाने लगी। अब आगे बताया भी है कि मातृभूमि प्रेम है, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार है, गोरक्षा है यानी गाय की रक्षा, बाल विवाह निषेध यानी छोटे बच्चों के विवाह का निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध यानी शराब पीने या फिर कोई नशाखोरी का विरोध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे थे। यानी शिक्षा से संबंधित, बाल विवाह से संबंधित, गोरक्षा से संबंधित, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और मातृभूमि से प्रेम करना, इन सभी पर जो है कवि है अपनी रचनाएं लिखने लगे। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इस काल की अन्यतम विशेषता है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसोफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था और आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी थी। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने शैक्षिक क्षेत्र में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की। यानी पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, तो अंग्रेजी शिक्षा, जब अंग्रेजी पाठ, लेसन जब उन व्यक्तियों ने पढ़े और जब वो अंग्रेजी शिक्षा में डिग्री लेने लगे, तब उन्हें पता चला कि जो पाश्चात्य देश हैं उसमें स्वतंत्रता का कितना महत्व है, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का कितना महत्व है। तो जब उन कवियों, उन लेखकों ने उस पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को देखा, उनको गोरा, उनको पढ़ा, तो उन्हें पता चला, तो उन कवियों ने देश को जागृत करने,
पुनः जन जागरण यानी पुनः जनता को जगाने का काम किया और विभिन्न विषयों पर उन्होंने रचनाएं लिखी। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार यद्यपि जनता से संपर्क साधन और प्रशासकीय आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा था, पर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने अन्य देशों के साथ तुलना का अवसर भी प्रदान किया। यानी जो मैंने बात कही थी कि वो अपने देश की और दूसरे देशों की तुलना करने लगे। जब अंग्रेजी पढ़े लिखे जो लोग थे उन्होंने तुलना की अपने देश की और दूसरे देशों की, तो उन्होंने जाना और उनमें क्या है, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका। मुद्रण यंत्रों का विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन जागरण में योगदान दिया। यानी उस समय जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उन्होंने भी जनता को जागृत करने में अपना योगदान दिया और परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। यानी बहुत सारे विषयों पर रचनाएं हैं वो लिखी जाने लगी। यानी इस युग में क्या हुआ कि सामाजिक समस्याएं और देश की जो समस्याएं थी, स्वतंत्रता की जो भावना थी, उन सभी को लेखकों ने, कवियों ने ध्यान में रख करके जनता को जागृत करने का प्रयास किया। अब हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में सबसे पहला जो नाम आता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है। उसके बाद है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। ये प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त श्रीधर पाठक जिनका समय है 1859 से लेकर के 1928, बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 और हरियोद 1865 से 1945 की कविताओं का प्रकाशन भी इस युग में आरंभ हो गया था। अब इनमें से श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त और हरियोद ये द्विवेदी युग के कवि हैं, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं हैं वो भारतेंदु युग में भी रची गई थी। अब सबसे पहले हम जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसा कि आप जानते हैं इनका जन्म हुआ 1850 में और मात्र 35 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद में 1885 में इनका निधन हो गया था। इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए थे। इनके पिताजी बाबू गोपाल चंद्र गिरधरदास भी अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। हरिश्चंद्र ने बाल्यकाल में अपनी काव्य प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। उस समय के साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था। भारत का इंदु यानी भारत का चंद्रमा, ये उपाधि इन्होंने उनको किसने दी थी? उस समय के जो साहित्यकार थे उन्होंने दी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यानी इनका नाम तो है हरिश्चंद्र और भारतेंदु इनकी उपाधि है। कवि होने के साथ भारतेंदु पत्रकार भी थे। इन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का भी संपादन किया। उनकी काव्य कृतियों की संख्या है वो 70 है, जिनमें से प्रमुख जो काव्य कृतियां हैं यानी जो काव्य रचनाएं हैं वो हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति। और ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। इन्होंने हिंदी, ब्रज और उर्दू शैली में भी रचनाएं लिखी थी। इनकी कविताओं में जहाँ प्राचीन परंपरागत विशेषताएं मिलती है वहीं नवीन काव्य धारा का भी परिवर्तन किया है। राजभक्त होते हुए भी वे एक सच्चे देशभक्त हैं। भारतेंदु कविता के क्षेत्र में वे नवयुग के अग्रदूत थे। यानी नए युग का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमघन, जिनका जन्म हुआ 1855 में और निधन हुआ 1923 में, प्रमुख स्थान रखते हैं।
इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। भारतेंदु की भांति इन्होंने भी पद्य और गद्य दोनों में विपुल साहित्य लिखा है। इनके द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो है साप्ताहिक है नागरी नीरद और मासिक पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। यानी भारतेंदु जी ने पत्रिका लिखी थी कवि वचन सुधा और हरीश चंद्र चंद्रिका, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने लिखी जो पत्रिकाएं छापते थे वो थी नागरी नीरद जो साप्ताहिक पत्रिका है और आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका है। इन्होंने जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्षिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु रचनाएं लिखी। यानी जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्षिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला और वर्षा बिंदु, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेम घम सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित है। यानी ये सभी रचनाएं हैं वो प्रेम घन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित हैं। इनकी कविताओं में श्रृंगारिकता के साथ साथ जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम की भी अभिव्यक्ति हुई है। यद्यपि उन्होंने राजभक्ति संबंधी कविताओं की भी रचना की है, तथापि राष्ट्रीय भावना की नई लहर भी उनकी कविताओं में मिलती है। अब जैसे आप जब परीक्षा में लिखोगे तो जैसे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की आप रचनाएं लिख रहे हो, कोई बात नहीं, अगर आपको 2-3 रचनाएं इसमें से याद रह जाती हैं तो वो भी अच्छी है, लेकिन इसमें इनके काव्य की विशेषताएं क्या है वो जरूर लिखनी है। जैसे इनकी विशेषताएं हैं कि श्रृंगारिकता का इन्होंने प्रयोग किया, इसके साथ जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम की कविताएं इन्होंने लिखी है। अब आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण के संपादक, यानी इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म है वो 1856 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1894 में। इनका जन्म है बेजेगांव, जिला उन्नाव में हुआ। वे ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय न अपनाकर साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए थे। यानी इनके पिताजी जो हैं वो ज्योतिष थे, तो इन्होंने अपने पिता के समान ही ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय नहीं करके बल्कि साहित्य रचना शुरू कर दिया। कविता, निबंध और नाटक उनके मुख्य रचना क्षेत्र हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिप्यताम और श्रृंगार विलास। प्रताप लहरी उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। यानी प्रताप लहरी जो इनकी रचना है इसमें इनकी प्रमुख रचनाओं को शामिल किया गया है। इन्होंने प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन अधिक मनोयोग से किया है। यानी इन्होंने प्रेम का इतना वर्णन नहीं किया जितना उन्होंने उस समसामयिक यानी उस समय में देश की जो दशा थी, उस समय जो राजनीतिक चेतना थी, उसका वर्णन उन्होंने अधिक किया है। इसके साथ ही हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में मिश्र जी का अग्रणी स्थान है। यानी इन्होंने हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं वो ज़्यादा लिखी हैं। प्रेमगन की भांति उन्होंने भी लावणी शैली में अनेक कविताएं लिखी है। अब लावणी शैली है वो किसे कहते हैं? यह एक संगीतात्मक शैली होती है, यानी काव्य रचना जो संगीत की शैली में लिखी जाए। तो अब एक प्रश्न भी बन सकता है कि लावणी शैली में लिखने वाले रचनाकारों के नाम लिखिए। तो एक तो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन और दूसरे हो गए प्रताप नारायण मिश्र। अब एक प्रश्न इनमें यह भी बनता है कि भारतेंदु युग के कवियों का नाम लिखिए। तो कवियों में कौन कौन से आ जाएंगे? जो अभी मैंने बताए हैं आपको वो कवि आ जाएंगे। अब उनके बारे में किसी जो कवि है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो मुख्य जो है एक तो उनका जन्म हो गया, दूसरा जैसे उनकी कोई पत्रिका का नाम है तो वो हो गया, और 2-4 उनकी रचनाएं आ गई। और उसके बाद में उनकी रचनाओं की क्या विशेषता है? जैसे प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं वो समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना को अपना वर्ण्य विषय उन्होंने बनाया है। और हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं हैं वो उन्होंने ज़्यादा लिखी हैं।
और उनकी शैली है वो क्या है, लावणी शैली है। आगे है जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह जिनका जन्म हुआ 1857 में और मृत्यु हुई 1899 ईस्वी में, मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। यानी विजय राघवगढ़ रियासत थी, उसके ये राजकुमार थे। इनके लिए जो यहाँ पर जगमोहन सिंह सीधा आया है, लेकिन वैसे होता है ठाकुर जगमोहन सिंह इनके साथ हमेशा लगता है। तो उन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। काशी से श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य की अवतारणा उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। यानी उनके काव्य में श्रृंगार का वर्णन है और दूसरा प्रकृति, यानी प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, प्रकृति का चित्रण है, वो उन्होंने ज़्यादा किया है। इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजिनी और देवयानी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जगमोहन सिंह में काव्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी और वे भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। यानी किसी भी वस्तु को देख करके वो जल्दी से ही भावुक हो जाते थे। कल्पना, लालित्य, भावुकता, चित्रशैली और सरस मधुर ब्रज भाषा उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषता है। यानी उनकी रचनाओं की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। चित्रशैली का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु या वर्णन को इस तरह से प्रस्तुत करना कि उसका चित्र हमारे सामने आ जाए। यानी रचना को पढ़ने से हमारे मनस्थल पर जब उस रचना का चित्र बन जाता है तो वो चित्रशैली कहलाती है। आगे है अंबिकादत्त व्यास। काशी निवासी कविवर दुर्गादत्त व्यास के पुत्र अंबिकादत्त व्यास, जिनका जन्म हुआ 1858 और मृत्यु हुई 1900, सुकवि थे। वे संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं में साहित्य रचना करते थे। यानी संस्कृत में भी करते थे और हिंदी में भी करते थे। ये पीयूष प्रवाह पत्रिका का भी संपादन करते थे। यानी अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित पत्रिका है पीयूष प्रवाह। अंबिका, ध्यान रखें, अगर याद नहीं रहता है तो एक तरीका बताती हूँ। अंबिका यानी अम्बा माता हो गई, जैसे माँ दुर्गा होगी, और माँ दुर्गा है वो अमृत की वर्षा करती है। तो पीयूष का मतलब क्या होता है, अमृत होता है। तो अंबिकादत्त व्यास की जो पुस्तक है, पत्रिका है, उसका नाम क्या हो गया, पीयूष प्रवाह है। इनकी जो रचनाएं हैं वो है पावन पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनकी रचना ललित ब्रज भाषा में हुई है, यानी कोमल ब्रज भाषा में। उन्होंने खड़ी बोली में, खड़ी बोली यानी हिंदी को कहते हैं क्योंकि ये खड़ी पाई पर लिखी जाती है। खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना भी आरंभ की थी। यानी ये कंसवध रचना है जो उन्होंने लिखनी शुरू की थी, लेकिन यह अपूर्ण रही क्योंकि इनको लिखते समय इनका देहांत हो गया। किंतु इसके केवल 3 सर्ग ही लिखे जा सके। इन्होंने समस्या पूर्तियाँ भी लिखी, यानी समस्याओं पर भी इन्होंने रचनाएं लिखी। उनकी भारतीय संस्कृति में गहन आस्था थी। उन्होंने सरल और कोमलकांत पदावली के प्रयोग को वरीयता दी। यानी वो सरल शब्दों और कोमल शब्दों का प्रयोग अपनी रचना में करते थे। आगे आते हैं राधा कृष्ण दास। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे। राधा कृष्ण दास जी का जन्म 1865 को हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1907 को। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय साहित्य रचना की। उनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। भारत बारहमासा और देश दशा समसामयिक भारत के विषय में उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। यानी एक तो उन्होंने लिखी भारत बारहमासा और दूसरी लिखी देश दशा।
जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ कविताएं हैं। इनकी कुछ कविताएं राधा कृष्ण दास ग्रंथावली में संकलित है। उन्होंने भी खड़ी बोली और ब्रज भाषा में अपनी कविताएं रची हैं। भारतेंदु काल के इनके अतिरिक्त अन्य कवियों का योगदान भी स्मरणीय है। इनकी रचनाओं में भक्ति भावना और श्रृंगार वर्णन की प्रमुखता रही है। अब जो प्रमुख कवि जो भारतेंदु युग के आते हैं वो हो गए ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और इसके अलावा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र और खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा जो अन्य कवि हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ते हैं। इस संदर्भ में नवनीत चतुर्वेदी का नाम आता है। इनकी प्रसिद्ध कृति कुब्जा पचीसी रीति पद्धति की सरस रचना है। यानी रीति पर यानी अलंकार रस छंद इनका ध्यान रख करके ये रचना लिखी गई है। इनके शिष्यों में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने आगे चलकर विशेष ख्याति प्राप्त की। यानी किसके शिष्य थे? नवनीत चतुर्वेदी के शिष्य थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। गोविंद गिला भाई ने इस काल में श्रृंगार सरोजिनी, पावस पयोनिधि, राधामुख सोडसी और षड ऋतु भक्ति और प्रेम वर्णन संबंधी रचनाएं लिखी। दिवाकर भट्टकृत, नखसिक और नवोडा रतन भी रीतिपत्ति की रचनाएं हैं। रामकृष्ण वर्मा बलवीर ने बलवीर पचासा लिखी। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे का प्यारे प्रमोद भी श्रृंगार पर कविता है। गुलाब सिंह की प्रेम सत्सई और राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप का प्रेम संदेशा भी श्रृंगार पर कविताएं हैं। यानी ये तो श्रृंगार पर रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा की भी और राजेश्वरी प्रसाद सिंह की भी और गुलाब सिंह और राव कृष्णदेव सिंह की भी। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी कविताएं लिखी गई। इनमें राधाचरण गोस्वामी की नभ भक्तमाल और गोविंद गिला भाई की नीति विनोद और दुर्गादत्त व्यास की अदमोदारक शतक भी प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु युग पुरातन और नवीन के संधि स्थल पर स्थित है। यानी पुराना और नए के बीच का संधि स्थल है भारतेंदु युग। इस युग की उपलब्धि यह है कि इसके पूर्व रीतिकाल श्रृंगार की प्रवृत्ति पर बल रहा था। यानी रीतिकाल में श्रृंगार से संबंधित रचनाएं हैं वो लिखी गई। श्रृंगार से संबंधित रचनाओं का मतलब है जैसे नायिका भेद हो गया, किसी सुंदरी नायिका को देखा और उसके अंग प्रत्यंगों का वर्णन करना ही श्रृंगारिक रचना कहलाती है। इसके दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उसके स्थान पर कविगण समाज और राष्ट्र के उद्बोधन देने वाली लोक मंगलकारी दृष्टि की ओर उन्मुख होने लगे। यानी अब श्रृंगारिक रचनाएं नहीं लिख करके भारतेंदु युग में ज्यादा जो रचनाएं हैं वो लोक मंगलकारी और समाज और राष्ट्र को देख करके, उस समय की समस्याओं को देख करके रचनाएं हैं वो लिखी जाने लगी। लेकिन इस समय भी कुछ जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं वो अभी आई है, अन्य कवियों की जो आई है इस तरह से लिखी जाती थी। यानी सामाजिक और राजनीतिक इन पर भी लिखी जाती थी और श्रृंगारी रचना। लेकिन द्विवेदी युग में श्रृंगार की जो रचनाएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गई और उस समय की जो भी समस्याएं थी उन पर रचनाएं लिखी जाने लगी। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें जो प्रमुख भारतेंदु युग के कवि आए हैं और उनकी रचनाएं आई हैं, ध्यान ज़्यादा आपको उन्हीं पर देना है और उन्हीं को आपको याद रखना है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधरदास था। इनकी प्रमुख जो पत्रिकाएं हैं वो थी कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका। भारतेंदु जी को उस समय के साहित्यकारों ने भारतेंदु उपाधि से सम्मानित किया और बाद में इनकी रचनाएं आ जाएगी। इसके बाद आते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जो एक संपन्न ब्राह्मण थे। गद्य पद्य दोनों में रचनाएं लिखी। नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी इनकी मासिक और साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा इनका जो वर्ण विषय है वो श्रृंगारिकता के साथ जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम की
अभिव्यक्ति उसमें हुई है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इन्होंने रचनाएं लिखी है। उसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया और इन्होंने ज्योतिषी का पैतृक व्यवसाय छोड़ करके साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए और इन्होंने समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन किया। इसके साथ साथ इन्होंने हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं ज़्यादा लिखी और लावणी शैली में इनकी रचनाएं हैं वो अधिकतर लिखी गई हैं। उसके बाद आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, जो संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान थे और श्रृंगार और प्रकृति चित्रण से संबंधित इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और जिसमें उन्होंने कल्पना ललित्य भावुकता चित्रशैली और सरस मधुर ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। अंबिका दत्त व्यास जो काशी के थे और संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और समस्या पूर्ति पर भी इन्होंने रचनाएं लिखी और इनका एक खड़ी बोली में कंसवध जो अपूर्ण प्रबंध काव्य है और भारतीय संस्कृति में गहन आस्था थी और सरल और कोमलकांत पदावली का इन्होंने प्रयोग किया है। राधा कृष्ण दास, जिन्होंने नाटक, उपन्यास और आलोचनाएं भी लिखी और भक्ति, श्रृंगार और समसामयिक सामाजिक राजनीतिक चेतना की ओर विशेष ध्यान दिया। अगली वीडियो में हम भारतेंदु युग का गद्य साहित्य पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।